बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर 6 कॉस्ट मैनेजमेंट। एग्जाम कंटेंट आउटलाइन के एस्पेक्ट से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट में ऐसी नई चेंजेस क्या आई हैं, वो डिस्कस करने जाएंगे। प्रीवियस प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिम बुक 6 एडिशन में, वो प्रोसेसेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और रेलिवेंट प्रोसेस ग्रुप्स ये हैं। इन्हें भी आपने एज इट इज स्टडी करने हैं, क्योंकि 50% जो कंटेंट है वो प्रीवियस बुक से पिम बुक 6 एडिशन से लिया गया है, जिसकी ट्रेनिंग जो रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी हम उर्दू IT अकेडमी में मेंशन कर चुके हैं। जैसा कि मैं शुरू से ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पिम बुक 7th एडिशन के लिए आपको पिम बुक 6 एडिशन को भी स्टडी करना है, और जो न्यू एडिशन आई हैं कंटेंट में वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रीवियस हमारे लेक्चर्स में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, और 50% कंटेंट यही है एज इट इज, इसको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे। इन एग्जाम कंटेंट आउटलाइन में जो डोमेन 2 प्रोसेसेस है उसमें सिर्फ एक टास्क रखा गया है, प्लान एंड मैनेज बजट एंड रिसोर्सेस। इस टास्क के अंदर वो सारी बातें, वो सारा कंक्लूजन जो भी कुछ है वो यहाँ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप इसको गो थ्रू कर लें और फिर आप इसके एनेबलर्स को देखेंगे तो वही बात है जो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एजाइल प्रोजेक्ट्स डायनामिक नेचर के होते हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस आएंगे उसमें। फ्रीक्वेंट चेंजेस की बिना पर उसकी इवेल्युएशन होती है, उसकी एडवांसमेंट होती है, प्रोजेक्ट मैच्योर होता है। और ये कह रहे हैं अगर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो कॉन्स्टेंटली आपकी चेंज आ रहा है, आपका स्कोप चेंज हो रहा है। जैसे हमने शुरू में ये डिस्कस किया था कि एजाइल मैनेजमेंट के जो ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स हैं वो फ्लिप कंस्ट्रेंट्स के फॉर्म पे होता है, यानी हमारे कॉस्ट और स्केड्यूल हमारे पास फिक्स रह जाता है, ये एरिया हमारा फिक्स है, और जो स्कोप है, स्कोप हमारा वेरिएबल है, स्कोप में वेरिएशन आती रहती है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो समझने वाली है, यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर डिसीजंस लेता है, ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर, ना कि स्पॉन्सर। प्रोडक्ट ओनर ही आपकी टीम का एज ए मेंबर आपके साथ रहेगा, और जो भी क्रिटिकल डिसीजन लेने हैं कॉस्टिंग के एस्पेक्ट में, कॉस्टिंग से रेलेवेंट हो या स्केड्यूल से रेलेवेंट हो, वो प्रोडक्ट ओनर डिसीजंस लेता है। तो वो जिस तरह उसको बेहतर लगता है वो अपने स्कोप को चेंज करवाता रहता है। इसी वजह से ड्यू टू देयर डायनामिक नेचर, एजाइल प्रोजेक्ट कैन बी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड बजट। सिंस प्रायोरिटी कैन चेंज, एस्टिमेट्स विल ऑफन चेंज एज विल। तो डेफिनेटली अगर आप अपने प्रायोरिटीज को, अपने स्कोप को कॉन्स्टेंटली चेंज करते जा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली स्केड्यूल और कॉस्ट पे रहेगा। लेकिन ये डिसीजन लेगा आपका प्रोडक्ट ओनर, वो जब तक चाहे उसको अपडेट्स करते जाएं। जैसे आप वेबसाइट्स की प्रीवियस वेबसाइट्स देखते रहें, उनकी अपडेट्स टिल 2002 की वेबसाइट्स आज 2022 में कितनी चेंज हो गई हैं आप उसे देख सकते हैं। वो चेंजेस के डिसीजन ले रहा है आपका प्रोडक्ट ओनर। तो इसके एस्टिमेट्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जाइल प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स जरा डिफिकल्ट हैं, लेकिन मुश्किल मुश्किल जरूर है, लेकिन उसके टेक्निक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ बता रहे हैं, देखें, हाउ ऑफन आर प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड ऑन बजट। बजट कितने, हाउ ऑफन, कितने परसेंट, तो ये रफली कहते हैं कि 43% तक ऑर्गेनाइजेशन, 43% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली और ऑलवेज कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन द बजट। इसकी परसेंटेज बहुत कम है। अब आपको मैं एक रियल एग्जांपल देना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का जो ओपेरा हाउस है हम दिखने चाह रहे हैं, इसकी अहमियत ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल वैसी है जैसे मिस्र में एहराम मिस्र की, यानी एक बहुत अमेजिंग बिल्डिंग इन्होंने एक स्टैंडर्ड की बनाई है। जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस है। ये 1960s के राउंड अराउंड इसकी एस्टिमेशन की गई थी, इस पर काम शुरू किया था अर्ली 1960s में, और अर्ली 1970s से राउंड अबाउट कुछ उसके बाद जाके ये बिल्डअप हुआ था। लेकिन अगर आप उसके एस्टिमेट्स देखें, उसके केस स्टडी देखें, वो कह रहे हैं Sydney Opera House is good physical example of how a project can quickly get off track. The Sydney Opera House was anticipated to be completed in 4 years with a budget of 7 million Australian dollar. In reality, it took 14 years. कितने का एस्टिमेट किया था? 4 years का, लेकिन कंप्लीट हुआ था 14 years to be completed and ended up costing 102 millions.
कितना एस्टिमेट किया गया था? 7 मिलियन का एस्टिमेट था, लेकिन कंप्लीट हुआ 102 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। डिलेड बाय 10 years with budgeted percentage difference of 1475% वेरिएंस के साथ कंप्लीट किया गया था। तो अब रियलिटी में एजाइल के प्रोजेक्ट, ये भी एक गुड एग्जांपल है एजाइल मैनेजमेंट की। ये कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं है, इसे हम प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड पे नहीं कंप्लीट कर सकते थे। ये एक यूनिक चीज है, कोई अलग कॉन्सेप्ट था, उसे कंप्लीट करने में इतना वेरिएशन आया है अपने मेन पॉइंट से। तो हम ये समझने में हमें आसानी हो सकती है कि प्रोजेक्ट एजाइल प्रोजेक्ट कितने वेरी कर सकते हैं, कितना डिफिकल्ट होता है उन्हें एस्टिमेट करने के लिए। तो कॉस्टिंग से जो टेक्निक्स हमने जो प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉस्टिंग की टेक्निक पढ़ी थी, वो तो डेफिनेटली आपने स्टडी करनी है। लेकिन एजाइल प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कुछ टेक्निक्स हैं जो कि बुक में भी नहीं है, शायद कंटेंट में भी ना हो, लेकिन आपको इसका जरूर पता होना चाहिए। जब आप जहां पर एस्टिमेशन की बात है, वो स्केड्यूल से रेलेवेंट हो या कॉस्ट से हो, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। आप स्केड्यूल वाले एस्टिमेशन टेक्निक कॉस्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं और कॉस्टिंग वाले को स्केड्यूल को भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को इंटर रेलेवेंट है। तो जिस तरह हमने प्लानिंग पोकर हमने स्केड्यूल में पढ़ा था, इसी तरह हम यहाँ भी देखने चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या देखें, देखिए ये कह रहा है फॉर प्रिसाइज एस्टिमेशन आप प्लानिंग पोकर को प्रेफर कीजिए। ये इसकी डिटेल हमने पिछले लेक्चर में देख ली, लेकिन इसी तरह आप सारे डेवलपर को साथ बिठा के उनसे एस्टिमेट्स लीजिए इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एफर्ट या इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स, और या आप स्टेक होल्डर्स की वैल्यूज को देख सकते हैं। आपकी टीम बता रही है एफर्ट इतनी लगेगी, स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं मुझे इसकी इतनी वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फिगर्स को हर एक अपनी कंसेंसस पे एक कॉमन फिगर पे हम आ जाते हैं, एक कॉमन एस्टिमेट पे उसे एग्री अपॉन हो जाती है। लेकिन इसके लिए फॉर प्रिसाइज एस्टिमेशन के लिए टी साइजिंग जो पिछले लेक्चर में हम देखा, फॉर अर्ली स्टेज एस्टिमेशन, अर्ली स्टेज एस्टिमेशन के लिए टी शर्ट साइजिंग इज अ गुड टूल फॉर एस्टिमेशन। ये कह रहे हैं आप इस अप्रोच से जा सकते हैं। वन स्प्रिंट टास्क है, 2 to 4 स्प्रिंट टास्क है तो स्मॉल में आया, 4 to 12 स्प्रिंट टास्क है मीडियम में आया, और 12 से ज्यादा है तो फिर इससे हम कंसिडर करते हैं लार्ज स्प्रिंट प्रोजेक्ट है। टी शर्ट साइजिंग भी आप यूज कर सकते हैं। डॉट वोटिंग फॉर रिमोट टीम के लिए प्रेफरेबल है। डॉट वोटिंग में हर पार्टिसिपेंट को कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और वो हर टास्क का बताता है कि ये टास्क आपकी नज़र में, आपके एक्सपीरियंस से कितना वेटेज रखता है, इस पर कितनी एफर्ट आएगी। तो हर टीम मेंबर अपने अपने डॉट्स मेंशन कर देते हैं कि मेरी नज़र में इसको 10 मिलने चाहिए, मेरी नज़र में 4 मिलने चाहिए, मेरी नज़र में 3 मिलने चाहिए। तो वो सारे डॉट को कैलकुलेट करके उनको वेट करके हम एक वैल्यू पे आ जाते हैं कि ये जो टास्क है इसकी कितनी वैल्यू बनती है। इसे कहते हैं डॉट वोटिंग। एफिनिटी मैपिंग कह रहे हैं फॉर टीम्स इन सेम लोकेशन, मोस्ट प्रेफरेबल है जहां पे को लोकेशन हो, आपकी टीम एक जगह पर हो। हम कहते हैं ठीक है, स्मॉलर साइज है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, कितने टास्क उसमें फिट आ रहे हैं आपकी नजर में। तो हर एक पार्टिसिपेंट अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से, रिट्रोस्पेक्टिव एस्टिमेशन के थ्रू इनमें मेंशन करता है कि ये टास्क इस जगह पर रखने चाहिए, ये लार्ज में आता है, ये एक्स्ट्रा लार्ज में आता है। ये पार्टिसिपेंट खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ये टीम आपकी को लोकेशन पर होना चाहिए। और को लोकेशन के लिए एक दूसरा टेक्निकल वर्ड यूज होता है टाइड मैट्रिक्स। तो टाइड मैट्रिक्स को यहां पर मद्देनजर रखना चाहिए। बकेट सिस्टम फॉर लार्ज बकेट्स। अब फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हंड्रेड्स में फीचर्स हैं लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, तो उसके लिए फॉर दैट स्पेसिफिक एजाइल प्रोजेक्ट आपको मोस्ट प्रेफरेबल एस्टिमेशन टेक्निक होती है बकेट सिस्टम। इसमें ये कह रहे हैं द बकेट सिस्टम is a way to do estimation for large number of items with a small or medium sized group of people and to do it quickly. The bucket system has the following qualities which make it particularly suitable for use in agile environment. It is fast, it's collaborative, it provides relative results. The results are not traceable to individual, but it encourage group accountability. ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके ग्रुप अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। वर्क्स विद टीम टू एस्टिमेट एफर्ट्स और वर्क विद स्टेक होल्डर टू एस्टिमेट द वैल्यू।
या आप एफर्ट एस्टिमेट कर लें या वैल्यू एस्टिमेट कर लें, सारी टीम साथ बैठ के अपने अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक हर जितने भी स्प्रिंट्स आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर उसको वैल्यूज देना शुरू कर देते हैं कि यार ये मीडियम और लार्ज के लिए इतने इतने ये टास्क को यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए। तो इसे कहते हैं बकेट सिस्टम। दूसरा है ऑर्डरिंग मेथड फॉर एक्सपीरियंस्ड टीम। ऑर्डरिंग मेथड एक बहुत एक्सपीरियंस है, हमें पता है स्मॉल प्रोजेक्ट कैसे होते हैं और लार्ज कैसे होते हैं, और इन बिटवीन जो साइज होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, वो हमारी टीम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मेंशन कर लेती है। ये टाइनी आइटम्स है, ये स्मॉल आइटम्स है, ये बिगर है, और ये आइटम्स है, काफ़ी बड़े आइटम्स हैं। तो इसे हम ऑर्डरिंग सिस्टम कहते हैं। पीएमपी के अगर जहाँ तक हम बात करें, ये उसके कंटेंट से हम थोड़ा सा बाहर निकल के हैं, हम एजाइल मैनेजमेंट में बैठे हैं इस वक्त। पीएमपी आपसे इन डेप्थ इनके बारे में क्वेश्चन नहीं करेगी कि हमें इसके बारे में डिटेल समझाएं या कैलकुलेशन या मैट्रिक्स समझाएं, इसकी कंप्लीट प्रोसेस प्रोसीजर समझाएं। डेफिनेटली इनका एक कंप्लीट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है एस्टिमेट का, लेकिन हम उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि ये आउट ऑफ फोकस हो जाता है, हमारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता है। हम बढ़ रहे हैं पीएमपी के लिए, न कि स्पेसिफिकल एजाइल मैनेजमेंट। लेकिन मैंने एजाइल के अंदर आके, इस डोमेन के अंदर आके आपको समझाने की कोशिश की है। कौन सा टूल एस्टिमेशन, कौन सा टूल किस जगह पे रेलेवेंट या मोस्ट सूटेबल है? इज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड? यस इस टूल के लिए, नो इनके लिए नहीं, और बकेट सिस्टम के लिए और ऑर्डरिंग के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। इज इट सूटेबल फॉर रिमोट टीम? यस, नो एंड यस। रिमोट टीम में आप इन दोनों को अगर ना ही यूज करें तो बेहतर है। विच प्रोजेक्ट स्टेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इनिशियल, अर्ली, सॉरी एनी है, अर्ली है, एनी है, अर्ली, एनी। तो ये मोस्ट सुटेबल लोकेशन या मोस्ट सुटेबल पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता रहा है प्रोजेक्ट में किस जगह पे आप कौन सा टूल मोस्ट प्रेफरेबल है। आप इनमें से एक को यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा को भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट रेलेवेंट जहां आपको सुटेबल लगे, आप लगेंगे यार इससे ये एस्टिमेट, इस एस्टिमेशन से देख लेते हैं, इस एस्टिमेशन से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक टीम दूसरे से कंपेयर ना करे। आप जो काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, आपका काम आपके लिए, दूसरी टीम का काम दूसरे के लिए। दूसरे के एस्टिमेट्स को आप बेसलाइन बना के या स्टैंडर्ड या बेंचमार्क बना के उससे आइडिया ना लीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। आप अपने प्रोजेक्ट, अपने टास्क को सामने रख के उसकी एस्टिमेशन पर काम कीजिए, तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये था हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट का एस्टिमेशन का एस्पेक्ट। बाकी कॉस्ट मैनेजमेंट वही पिम बुक 6 एडिशन को आप स्टडी कीजिएगा, और उसमें जो एडिशन आ रही है जो आपको स्टडी करनी है, वो यहाँ से इस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और बहुत सारी चीजें हम एजाइल मैनेजमेंट के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर से कोई क्वेरी है आपकी, प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा ईमेल पर, और कोई क्वेश्चन है कमेंट भी कर सकते हैं आप, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।